नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और शुरुआत करेंगे प्राइम टाइम बुलेटिन की उस खबर के साथ जिसने आज दिन भर काफी सुर्खियां बटोरी। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कितने मरीजों की मौत हुई है, इस पर देश में एक बार फिर सियासत में उबाल है। दरअसल कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के राज्यसभा में सवाल पूछने पर एक उत्तर आया स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से और जवाब यह दिया गया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। सरकार के इस बयान की अब चारों तरफ आलोचना हो रही है। वैसे इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है। बीजेपी नेता संबित पात्रा का कहना है कि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, केंद्र सिर्फ राज्यों को भेजे डेटा को संग्रहित करते हैं। किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर हुई मृत्यु पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने यह भी नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की कमी को लेकर मौत हुई है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली, छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। गया है, तीन चीजें इस पे ध्यान देने योग्य है। पहला, केंद्र कहती है कि ये जो स्वास्थ्य का विषय है ये राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का विषय है। हेल्थ इज अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट, नंबर वन। नंबर टू, केंद्र कहती है कि हम केवल संग्रहित करते हैं डाटा को, अर्थात जो भी आंकड़े राज्य भेजते हैं केंद्र को हम उसे संग्रहित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, हम डाटा जनरेट नहीं करते हैं। तीसरी बात केंद्र कहती है कि हमने एक गाइडलाइन इशू किया है जिसके आधार पर जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपने मौत के आंकड़ों को रिपोर्ट कर सके और रेगुलर बेसिस पे वो ये रिपोर्टिंग करती हैं। और अंत में केंद्र कहती है कि चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं। उधर कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर केंद्र सरकार के जवाब से विपक्ष भड़क गया। इस मुद्दे को लेकर संसद में आम आदमी पार्टी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मसले पर तल्ख टिप्पणी की। इधर कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कहा है कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। कमलनाथ के इस ट्वीट के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के ही स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बयान दिया और कहा कि कोरोना से मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की जो मौतें हुई हैं वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। इधर मध्य प्रदेश सरकार ने तेजी से ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ा ली थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस तरह का ट्वीट करना सही नहीं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने भी यही जानकारी भेजी है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। हम लोगों ने उपलब्धता कराई है। बाहर से जो अन्य प्रदेशों से ऑक्सीजन लाती थी टैंकरों के द्वारा, हम लोगों ने रेलवे मार्ग के द्वारा और टैंकरों को हवाई मार्ग से भी खाली टैंकरों को भेजकर ऑक्सीजन की हम लोग मध्य प्रदेश में उपलब्धता कराई है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई। राज्य जो सूचना भेजता है उसके आधार पर केंद्र जवाब देता है। अब छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने जो जानकारी भेजी है वो कहा है कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई, कांग्रेस की जो सरकार है। तो अब जब दिल्ली में ये जानकारी पहुंचेगी तो दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग वही जानकारी देगा, स्वाभाविक रूप से एक प्रक्रिया है। इसलिए उस पर भी इस तरह की बात करना या ट्वीट इस तरह के करना जो हल्के स्तर के हो, ठीक है। मौत में राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए प्राइम टाइम में रुक करते हैं अगली खबर का और बात करते हैं कोरोना के एक नए तरह के केस की। असम के डिब्रूगढ़ में एक महिला डॉक्टर कोरोना के 2 वेरिएंट्स अल्फा और डेल्टा से संक्रमित पाई गई है और खास बात यह है कि वो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुकी थी। रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर डिब्रूगढ़ के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर बीजे बोरखाकोटी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि डबल इन्फेक्शन किसी दूसरे मोनो संक्रमण के समान है। ऐसा नहीं है कि दोहरे संक्रमण से बीमारी गंभीर हो जाएगी। हम केस पर 1 महीने से नजर बनाए हुए हैं, वो बिल्कुल ठीक है, चिंता जैसी कोई बात नहीं है।
इससे पहले ऐसे मामले ब्रिटेन, ब्राजील और पुर्तगाल में सामने आ चुके हैं। विशेषज्ञों की माने तो हो सकता है ये भारत का पहला केस हो। देश भर में फोन टैपिंग के मामले को लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है। कांग्रेस जहां केंद्र सरकार पर जासूसी के आरोप मढ़ रही है, तो बीजेपी भी जासूसी को लेकर कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिलवा रही है। आखिर कैसे पेगासस जासूसी मामले पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। जासूसी विवाद पर सियासी संग्राम, राजनीतिक दलों ने लगाए इल्जाम, पेगासस से जुड़ रहा नक्सली कनेक्शन, कहां तक जाएगी ये जंग, क्या दिल्ली, क्या भोपाल और क्या रायपुर। पेगासस जासूसी विवाद सियासी संग्राम में बदल गया है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जासूसी पर जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने जासूसी कांड को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कुछ सवाल भी दागे हैं। उन्होंने पूछा है कि केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि इजरायली कंपनी से पेगासस सॉफ्टवेयर क्यों खरीदा गया। उन्होंने इसकी सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराने की मांग की है और जज भी ऐसा हो जो विपक्ष की पसंद का हो। वही मामले में केंद्र सरकार का बचाव करने सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि विदेशी ताकतें और कांग्रेसी मित्र भारत की ताकत को पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस जासूसों से भरी पार्टी है। दिल्ली में इसके नेता जासूसों से घिरे रहते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खरीदा गया था या मोदी जी के सुरक्षा के लिए खरीदा गया था? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा माने मोदी सुरक्षा? इज नेशनल सिक्योरिटी, डज इट मीन मोदी सिक्योरिटी? किस लिए यह खरीदा गया? अगर गवर्नमेंट के हाथ साफ है, ये कहें हमने कभी नहीं खरीदा, कोर्ट में एफिडेविट दे हमने कभी नहीं खरीदा। जासूसी कराने का मामला भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की गहरी साजिश है और कुछ विदेशी ताकतें और यहाँ कांग्रेसी मित्र इसको बचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस खुद जासूसों से भरी हुई पार्टी है और कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है अपनी ही पार्टी के लोगों की जासूसी कराने का। पेगासस जासूसी कांड की जबरदस्त जंग की आंच छत्तीसगढ़ में भी देखी जा रही है। जासूसी को लेकर चल रही बहस के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पेगासस स्पाईवेयर के लोग भी छत्तीसगढ़ आए थे और छत्तीसगढ़ में भी जासूसी हुई है। इधर जासूसी के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने पूछा कि 4 साल बाद कांग्रेसियों को सपना आ रहा है, उनकी जासूसी हुई थी या फोन टेप हुआ था। कांग्रेस के नेता सुबह अखबार पढ़कर मुद्दा बनाने वाले लोग हैं। मंत्रियों की जासूसी करा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं की जासूसी करा रहे हैं, पत्रकारों सबसे ज़्यादा डरते हैं, उनको सबसे ज़्यादा पत्रकारों का जासूसी करवाया, जो एक्टिविस्ट हैं उनके जासूसी कराया, अन्य लोगों की जासूसी कराया। आखिर उद्देश्य क्या था जासूसी कराने का? ये तो पूरे देश को जानने का हक है कि आखिर उनसे डील हुई कि नहीं हुई, और हुई तो क्या हुई। पता चल रहा है कि कुछ लोगों को हुआ है, तो और उसके बाद उसमें इसीलिए कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जब दूसरे राज्यों, दूसरे देशों में इसकी जांच हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो प्रजातांत्रिक देश है। आप सपना आ रहे 17 से 21 हो गया। पेपर पढ़ के न्यूज़ बनाने वाले भारतीय कांग्रेस के लोग, तुमको 4 साल में होश नहीं आया कि कुछ हुआ था, नहीं हुआ था। पेपर पढ़ के सवेरे न्यूज़ जारी करने वाले, इनका इतना ही काम है कि दिल्ली में कुछ छपता है उसको फॉलो करो, सोनिया गांधी का जो निर्देश उसका क्रियान्वयन करो। वहाँ से जो आवाज़ आ गई, अब उनको 4 साल बाद याद आ रहा है कि इनके फोन टेप हुए थे। 4 साल कहाँ थे मेरे भाई? पेगासस जासूसी मामले का कनेक्शन नक्सलियों से भी जुड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में नक्सली विचारधारा से जुड़े 21 लोगों की जासूसी की बात सामने आई है, जिसमें शुभ्रांशु चौधरी, बेला भाटिया, आलोक शुक्ला, सोनी सोढ़ी, गार्गी चौहान समेत कई नाम शामिल हैं। हालांकि पेगासस जासूसी कांड में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सत्ताधारी दल पर जासूसी कराने के आरोप लगे हों। यूपीए के कार्यकाल में भी जासूसी का मुद्दा जोर शोर से उठा था और अब देखना होगा जासूसी पर छिड़ी सियासी जंग कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
पेगासस जासूसी विवाद दूसरों की बातें जानने से जुड़ी है और मध्य प्रदेश में जो सियासत इन दिनों दिखाई दे रही है वो भी एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानने से ही जुड़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ महीनों से इसी तरह की बयानबाजी मध्य प्रदेश में हो रही है। ऐसा लगता है कि बीजेपी को कांग्रेस के बारे में सब कुछ पता है और कांग्रेस को बीजेपी के बारे में। आखिर ये अंदाजे सियासत क्यों? देखिए रिपोर्ट। एमपी में नेताओं का माइंड गेम, सीएम पद को लेकर कांग्रेस का अलग राग, कमलनाथ को लेकर बीजेपी का भी अलग जाप। यहां सियासत दूसरे की ज्यादा जानकार। अभी पेगासस जासूसी विवाद का मसला भले ही गरमाया हो, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बीजेपी और कांग्रेस में एक अलग ही माइंड गेम देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता सीएम पद को लेकर भविष्यवाणी करते दिखते हैं, तो बीजेपी नेताओं को जब मौका मिलता है तब कमलनाथ के पद को लेकर भविष्यवाणी कर देते हैं। दोनों की यही बयानबाजी एक बार फिर चर्चा में है। वो मोदी जी से पूछ लें कि क्या मैं विधानसभा में क्या एफिडेविट दे दूं कि ये नहीं हुआ, और दे दें, ये स्वीकृति मिल जाए तो मैं उम्मीद करता हूं शिवराज जी का नंबर जो आने वाला है वो नहीं आएगा। उनसे पहले उन्होंने कहा था कि मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को नंगा कर दूंगा, जिस पर मैंने कड़ा प्रहार करते हुए कहा था आज तक कहां है सूची, क्या है, कहां है पेन ड्राइव? अरे झूठ बोल करके दुनिया नहीं चलती कमलनाथ जी। हिम्मत है तो सामने आओ मैदान में। जब मछली पानी से निकल जाती है तड़फड़ाती है ना, तो सत्ता में गलती से आए या वो सत्ता से बाहर निकल गए तो मछली जैसे तड़फ रहे हैं। गलतफहमी में रहिए मत, जनता आपको जानती है, बेहतर तरीके से जानती है। ये तो पेगासस जासूसी मसले के गरमाने का साइड इफेक्ट था, लेकिन इससे पहले भी एक दूसरे को छेड़ने का ये सिलसिला जारी ही था। अब देखिए दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट। दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की रेस में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं, यानी शिवराज के पद को लेकर दिग्ग की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालांकि इस ट्वीट का वीडी शर्मा ने जवाब दिया, और तो और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कांग्रेस पर निशाना साधते दिखे। कमलनाथ जी एक पद छोड़ेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, इस पे ध्यान दे देते दिग्विजय सिंह जी तो अच्छा था। आज तक उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाया, कार्यकारी अध्यक्ष से काम चल रहा है, उस पे ध्यान दे देते तो ज्यादा अच्छा था। वैसे नरोत्तम मिश्रा तो मध्य प्रदेश कांग्रेस को कमलनाथ से भी ज्यादा अच्छा अध्यक्ष का नाम सुझाते दिखे हैं। मैं तो मानता हूं सबसे सीनियर गोविंद सिंह जी है, और परफॉर्मेंस भी हाउस में सबसे अच्छा मैं उनका मानता हूं, लेकिन मेरे कहने से बनाएंगे थोड़ी। यानी पिछले कुछ महीनों में बीजेपी को कांग्रेस के बारे में सब पता है और कांग्रेस को बीजेपी के बारे में। लेकिन ये बात अलग है कि किसी का भी बयान अभी तक सच साबित नहीं हो पाया है। वैसे नेताओं के लिए भले इस हवा हवाई का अलग मजा हो, लेकिन जनता और कार्यकर्ता तक ये अलग ही मैसेज पहुंचता है। समर्थक तो एक दूसरे से गर्मा गर्म बहस में उलझ भी जाते हैं। सवाल यही है कि क्या वाकई कोई परिवर्तन मध्य प्रदेश में दिखने जा रहा है, या फिर दोनों तरफ से सिर्फ हवा हवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। बारिश आते ही पुल और नदियां उफान पर होती हैं, और ऐसे में खुद की समझदारी का प्रयोग करें और पुल या किसी रपटे पर पानी हो तो उसे पार करने की तो कोशिश कतई ना करें, क्योंकि यदि आपने ऐसा कुछ किया तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर रायसेन के बेगमगंज की है, जहां बीना नदी के माला बिरखेड़ी पुल से तेज बहाव के चलते एक बुजुर्ग व्यक्ति बह गए, इसलिए सतर्क रहें। और इधर दूसरी तस्वीर देखिए, छिंदवाड़ा से आई है, जहां राज्य मंत्री गुरुचरण खरे की गाड़ी एक उफनते नाले में फंस गई, और ये पूरी घटना तब हुई जब वो सांसद नकुलनाथ को छोड़कर लौट रहे थे। ये दोनों ही तस्वीरें हमें सीख देती है, सबक भी देती है कि बारिश के वक्त जब इस तरह से पुल पुलियाओं पर पानी बहुत तेजी से बह रहा हो तो कतई उसे पार करने की कोशिश ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ जान से खिलवाड़ होगा। इधर 2 दिन के असम दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अब मुस्लिमों और पाकिस्तान पर बड़ा बयान दिया है। संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदुस्तान में सन 1930 से योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिमों की संख्या बढ़ाई गई। उन्होंने आगे कहा कि भारत में बंगाल, असम और सिंध को भी पाकिस्तान बनाने की योजना थी। ये योजना पूरी तरह कामयाब नहीं हुई, पर विभाजन होकर पाकिस्तान बन गया।
मोहन भागवत ने गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में एनआरसी सीएए पर लिखी एक बुक भी लॉन्च की। उन्होंने कहा कि सीएए एनआरसी पर मुस्लिमों की आशंका दूर करने की कोशिश की है। एनआरसी सीएए को हिंदू मुस्लिम विभाजन की तरह पेश किया जाना पॉलिटिकल साजिश है। ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने। सीएए एनआरसी ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने। और अब बात करते हैं डीआरडीओ की घातक मिसाइल की। डीआरडीओ ने स्वदेश में विकसित कम वजन वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसका पूरा नाम फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। डीआरडीओ ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और भारतीय सेना को मजबूत करने की दिशा में संगठन ने मिसाइल का परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने कहा कि मिसाइल को एकीकृत मानव पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। एक टैंक को इसका लक्ष्य बनाया गया था। मिसाइल ने सीधा हमला करके लक्ष्य को भेद दिया और इसका निशाना पूरी तरह से सटीक रहा। तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम हम कहेंगे जो बढ़ा है डीआरडीओ की इस घातक मिसाइल से। इधर तालिबान के मसले पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने हैं और इसी बीच इसमें 1971 पाकिस्तान पर भारत की जीत का एक फोटो भी चर्चा में है, जिस पर पाकिस्तानी आग बबूला हो रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने यह तस्वीर शेयर की है और इसके जरिए तालिबान की मदद करने वाले पाकिस्तान पर तंज कसा है। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने सन 1971 की तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि हमारे इतिहास में ऐसी कोई तस्वीर नहीं है और ना कभी होगी। हाँ, कल मैं एक सेकंड के लिए हिल गया क्योंकि एक रॉकेट ऊपर से उड़ता हुआ आया और कुछ मीटर की दूरी पर जा गिरा। प्रिय पाक ट्विटर हमलावर तालिबान और आतंकवाद इस तस्वीर के आघात को ठीक नहीं कर पाएंगे, कोई अन्य तरीका खोजें। और अब बात पाकिस्तान की सियासत में ननद और बहू के बीच बहस की। ननद यानी नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ और बहू मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पहली पत्नी। क्या है पूरा मसला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान में ननद और पूर्व बहू के बीच हुई बहस आजकल वहां की सियासत का सबसे अहम मसला बना हुआ है। एक तरफ है पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, तो दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमाइमा गोल्ड स्मिथ। इन दोनों के बीच बात यहां तक बढ़ गई है कि लंदन में पाकिस्तान मूल के एक शख्स ने मरियम नवाज के खिलाफ हेट स्पीच की शिकायत दर्ज करा दी है। हालांकि इस बहस की शुरुआत मरियम या जेमाइमा से नहीं बल्कि इमरान खान के एक बयान से हुई थी। इमरान खान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक रैली के दौरान मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के पोलो खेलने को लेकर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि पोता जी के पास पैसा किधर से आया। इमरान खान पर मरियम ने भी तीखा हमला किया। मरियम ने एक रैली में कहा, मेरा बच्चा आज लंदन की पोलो टीम का कैप्टन बनकर पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा कर रहा है। इमरान कहते हैं कि वो पोता जुनैद पोता नहीं नवासा है, वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्ड स्मिथ का नवासा नहीं है। वो यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा है, किस मुंह से तुम नाम लेते हो। मरियम नवाज का इशारा जेमाइमा गोल्ड स्मिथ और उनके बच्चों की तरफ था। जेमाइमा इमरान खान की पूर्व पत्नी है, वो यहूदी मूल की है। मरियम के बयान के बाद जेमाइमा गोल्ड स्मिथ भी इस बहस में आ गई। उन्होंने मरियम पर यहूदी विरोधी बयान देने का आरोप लगाया। जेमाइमा ने मरियम के बयान की खबर को ट्वीट करते हुए लिखा, आज मरियम नवाज ने बताया कि मेरे बच्चे यहूदियों की गोद में पल रहे हैं। मैंने दशकों तक मीडिया और नेताओं से यहूदी विरोधी हमले झेलने के बाद 2004 में पाकिस्तान छोड़ दिया था, लेकिन ये अब भी जारी है।
मामला यहां तक आकर नहीं रुका और मरियम नवाज ने भी ट्वीट के जरिए जयमामा को जवाब दिया। उन्होंने लिखा, मेरी आपसे आपके बच्चों में या आपकी निजी जिंदगी में वाकई कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मेरे पास करने के लिए इससे बेहतर चीजें हैं। लेकिन अगर आपके पूर्व पति दूसरों के परिवारों को घसीटते हैं तो दूसरों के पास कहने के लिए भी बुरी बातें हैं। आपको सिर्फ अपने पूर्व पति को दोष देना चाहिए। इस मामले में लंदन में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के एक व्यक्ति ने मरियम नवाज के खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज करा दिया है। शख्स ने मरियम नवाज की लंदन में एंट्री पर रोक लगाने की मांग की है। अब पाकिस्तान की सियासत में ननंद और पूर्व बहू का ये झगड़ा आगे क्या रंग लाएगा, वहां की पब्लिक भी ये सिर पकड़कर सोच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, तो पाकिस्तान की पब्लिक को सिर पकड़कर ये सोचने दीजिए मसला। आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।